हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर इन टेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम Mg2+2 Mg। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीशियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे। So now answer is the standard electrode potential of magnesium Mg2+2 Mg can be measured with respect to the standard hydrogen electrode which is represented by Mg2 Mg2+ ion जो कि एक्वस सॉल्यूशन में होता है, जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होती है। और दो स्टैंडिंग लाइन यहाँ पे दिखाया गया है, वो है साल्ट ब्रिज। उसके बाद फिर H+ आयन जो कि एक्वस फॉर्म में होता है, इसका भी कंसंट्रेशन 1 मोलर होता है। फिर स्टैंडिंग लाइन है H2 गैस जिसकी प्रेशर 1 बार होती है और यहाँ पे प्लेटिनम सॉलिड के रूप में लिया जाता है। देन द EMF ऑफ सेल इज मेजर्ड and this measured EMF is standard electrode potential of the magnesium electrode। अब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होता है, तो E नोट सेल इजकल टू E नोट राइट माइनस E नोट लेफ्ट। अब यहाँ पे E नोट राइट की वैल्यू को पुट कर देते हैं और E नोट लेफ्ट की वैल्यू को पुट कर देते हैं। E नोट राइट के जगह पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाले वैल्यू को पुट करेंगे जो कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड है, और E लेफ्ट के जगह पर एनोड वाली वैल्यू जो कि मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड एनोड है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें मैग्नीशियम का ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही फाइंड करना है। तो हम जानते ही हैं कि हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी मैग्नीशियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, तो वो हो जाएगा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इजकल टू माइनस स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड। तो इस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इन सभी बातों को अब हम एक सिस्टम के ऊपर अब अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे C वाले सेटअप यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाले सेटअप को तैयार करके रखा है, और हमने पिछले क्लास में इसके बारे में डिटेल में पढ़ रखा है, जिसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। या वो रिडक्शन हाइड्रोजन पोटेंशियल की वैल्यू निकाले या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन पोटेंशियल की वैल्यू ले, कोई भी वैल्यू इसकी 0 ही होती है। ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना है कि मैग्नीशियम का स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होता है। तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन वाले सेटअप के साथ हमें क्या करना होगा, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड वाले सेटअप को कनेक्ट करना होगा, और जितनी रीडिंग हमें वोल्टमीटर के अंदर मिलती है वो उसकी स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू हमको मिल जाएगी। साथ ही इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ रहता है साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज रहता है तब जाके दोनों सॉल्यूशन के बीच कनेक्शन का काम होता है, यानी चार्ज न्यूट्रलाइज करने का काम करता है ये साल्ट ब्रिज। अब बात करते हैं कि मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड कैसे तैयार किया गया है। तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे मैग्नीशियम धातु का इस्तेमाल किया है, मैग्नीशियम को लिया है और उसी को क्या किया है हमने, उसी के साल्ट सॉल्यूशन में हमने उसे डिज़ोल्व करा दिया है, यानी MgSO4 के सॉल्यूशन में उस मैग्नीशियम मेटल को डिज़ोल्व कराया है। तो हमारा मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड तैयार हो जाता है। अब इस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देते हैं सीधे वोल्टमीटर से, और राइट साइड में हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला सेटअप है जो कि उधर से एक तार को हमने वोल्टमीटर में कनेक्ट किया है, और साथ ही सॉल्ट ब्रिज है जो कि दोनों सॉल्यूशन के अंदर क्या कर रहा है, चार्ज न्यूट्रलाइज का काम कर रहा है। और जैसे ही ये पूरा सेटअप तैयार होगा तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड हमारा एनोड की तरह बिहेव करता है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज ए कैथोड की तरह बिहेव करता है। तो ये पूरा जब सेटअप तैयार हो जाता है तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू हमेशा 0 होती है, और जो भी वैल्यू अब यहाँ पे वोल्टमीटर के अंदर रीडिंग आएगी वो मैग्नीशियम का होगा। ठीक है, तो वोल्टमीटर के अंदर मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो वैल्यू निकल कर आती है वो है -2.36 वोल्ट। तो इस प्रकार हम लोग फाइंड कर सकते हैं मैग्नीशियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस इन अ जिंक पॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या आप एक जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं। तो चलिए अब इसका आंसर भी देख लेते हैं। जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर
Therefore, zinc can displace copper from its salt solution. If copper sulfate solution is stored in a zinc pot, then zinc will displace copper from the copper sulfate solution. इसका मतलब क्या हुआ कि जिंक कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए जिंक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। यदि कॉपर सल्फेट के घोल को जिंक के पात्र में रखा जाए तो जिंक कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित कर देगा। अब हम एबव स्टेटमेंट को हम इक्वेशन के माध्यम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिंक यानी Zn प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 इसका टू क्या हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। हैंस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैनॉट बी स्टोर्ड इन जिंक पॉट। यही कारण है कि जिंक के पात्र में हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3.3, कंसल्ट द टेबल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स एंड सजेस्ट 3 substances that can oxidize ferrous ions under the suitable conditions। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तालिका का निरीक्षण करना है और निरीक्षण करने के बाद ऐसे 3 पदार्थों के नाम बताना है जो अनुकूल परिस्थितियों में फेरस आयनों को ऑक्सीकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसका आंसर लिखते हैं। Substances that are stronger oxidizing agents than ferrous ion can oxidize ferrous ions। इसका मतलब यह हुआ कि वह पदार्थ जो फेरस आयन की तुलना में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फेरस आयन को ऑक्सीकरण कर सकता है। ठीक है, जब फेरस आयन का ऑक्सीडेशन होगा तो Fe2+ से एक इलेक्ट्रॉन को लूज होगा और Fe3+ आयन बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा। अब यहाँ पे आयरन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो है 0.77 वोल्ट। अब हम कह सकते हैं कि एनी सब्सटेंस विच स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मोर देन दैट ऑफ Fe3+ to Fe2+ कैन ऑक्सीडाइज फेरस आयन, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी सब्सटेंस जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो 0.77 वोल्ट से जब अधिक होगा वही सब्सटेंस आयरन को यानी कि फेरस आयन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। उदाहरण के तौर पे फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन ऐसे पदार्थ हैं जिनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0.77 वोल्ट से अधिक है और यही सब्सटेंस फेरस आयन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। इनके अलावा भी और कई सारे सब्सटेंस है जिनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मोर देन 0.77 वोल्ट से अधिक है, जो कि आपको यहाँ चार्ट में आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पे चार्ट में देख पा रहे होंगे कि फेरिक आयन के ऊपर जितने सारे भी सब्सटेंस दिए गए हैं उनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मोर देन 0.77 वोल्ट से अधिक है। तो इसका मतलब ये सारे जितने भी आयरन के ऊपर जितने भी सारे सब्सटेंस है वो सारे सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो यहाँ पे दिए गए चार्ट में से कोई भी 3 आप लिख सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन ही लिखें, इनमें से आपको जो पसंद है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।